टीचर शेर गॉड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नंबर 2। ये जो आज की हमारी क्लास है उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या क्षेत्राधिकार है और कौन कौन से क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से उसके पास अधिकार है, ये सब पार्ट नंबर 2 में हम कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों मिलाकर आप पढ़ें। पार्ट नंबर 1 आपको मिल चुका होगा, पार्ट नंबर 2 की क्लास आज आपको मिल गई और ये दोनों मिलाकर आप सुप्रीम कोर्ट को तैयार करें। इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कोई भी क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विषय हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उच्चतम न्यायालय पार्ट 2। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। मैंने आपको कल भी बताया था उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तीनों एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से क्षेत्राधिकार है। नंबर 1, भारत संघ या एक तथा एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करेगा। मतलब पूरे भारत सरकार या किसी राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए उसका डिसीजन ये करेगा, और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है किसी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उसका डिसीजन भी माननीय उच्चतम न्यायालय ही करेगा। ठीक, दूसरा इसका क्या क्षेत्राधिकार है, दो या दो से ज्यादा राज्यों के मध्य विवादों में समझौता करेगा। अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद है, कोई समस्या है, वो निपट नहीं पा रही सरकार के स्तर पे, तो उसका भी डिसीजन माननीय उच्चतम न्यायालय ही करेगा। नेक्स्ट है तीसरा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को अपने यहां निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें विधि का प्रश्न निहित है। अगर माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है, चाहे वो भारत संघ और राज्यों के मध्य विवाद हो, चाहे राज्य और राज्यों के मध्य विवाद हो, कि इसमें कोई प्रश्न विधि मतलब कानून का निहित है, तो वो तब जाके उसमें इंटरफेयर करेगा और तब उसकी सुनवाई करेगा और तब उस पर कोई ना कोई डिसीजन वो देगा। अगर उसे ये लगता है कि कोई इसमें विधि या कानून का प्रश्न निहित नहीं है तो उसकी सुनवाई को इनकार भी कर सकता है। ठीक, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। क्लियर? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील से संबंधित जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन से है, क्या है। यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। क्यों? मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे सिटी कोर्ट है, सिटी कोर्ट जो शहरी न्यायालय होते हैं, उसकी जो सुनवाई होगी उसकी अपील होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील होगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के विरुद्ध जाए हम सुप्रीम कोर्ट। तो एक क्रम है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के विरुद्ध या हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पूरे भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सब का जो डिसीजन फाइनल करता है उसके उन सबके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भारत के सभी उच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। मतलब यह है माननीय उच्चतम न्यायालय जितने भी भारत के हाई कोर्ट है उन सब के विरुद्ध जो उन्होंने डिसीजन दिया है उन सब की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और उसकी वो सुनवाई करेगा। ठीक, किस किस चीज पर सुनवाई करेगा? संवैधानिक, अगर कोई संविधान से संबंधित विवाद है, मामला है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मतलब माल वगैरह के मुकदमे और फौजदारी मतलब लड़ाई वगैरह के मुकदमे। बाकी और भी इनमें शामिल है, लेकिन आप एक मोटी मोटी चीजें समझे। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय के अपील का क्षेत्राधिकार।
भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और भारत के जितने भी राज्यों के न्यायालय है हाई कोर्ट, उन सब के विरुद्ध इसमें अपील के लिए हम जा सकते हैं। कौन कौन से? संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। क्लियर यहां तक के? इसके बाद है तीसरा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात का मतलब होता है सलाह, ठीक है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 आप याद रखना, राष्ट्रपति माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर या बात पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसे सलाह को माने या ना माने। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? उच्चतम न्यायालय से। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। क्या वह सलाह मानने के लिए बाध्य है? नहीं बाध्य है। उसके राष्ट्रपति के ऊपर, विवेक के ऊपर है कि वो सलाह को माने या ना माने। किस विषय पर सलाह ले सकता है? सार्वजनिक महत्व के विषय पर। देख सकते हो एक बार जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श सलाह मांग सकता है। जैसे आपका अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद था, तो उसमें राष्ट्रपति ने समय समय पर सलाह ली है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी भी है, ठीक है। बाकी और भी इस तरह के बहुत डिसीजन है, लेकिन यह सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक मतलब समझ के ऊपर निर्भर है, चाहे वह माने या ना माने। यह होता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143। किसे? राष्ट्रपति को। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? सलाह मानने के लिए बाध्य है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। पुनर्विचार संबंधी, पुनर्विचार मतलब रिव्यू, किसी भी चीज का रिपीटेशन या किसी भी चीज पर किसी भी चीज को पलटना, ठीक है, या दोबारा उसमें कुछ संशोधन करना। देखिए आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। अगर माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी विवाद पर कोई अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, जैसे अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद पर फाइनल डिसीजन दे दिया था, तो माननीय न्यायालय को आर्टिकल 137 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसमें जो भी डिसीजन दिया था कुछ परिवर्तन कर सकता है, उसका रिव्यू भी कर सकता है, उसमें बड़ा कुछ संशोधन भी कर सकता है और उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है और उसमें कुछ हटा भी सकता है। तो इसे कहते हैं पुनर्विचार संबंधी अधिकार। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट उचित समझे तो वह अपने दिए गए पूर्ण निर्णय में परिवर्तन भी कर सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब क्या होता है? कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज, कोई कागज, ये सब अभिलेख होते हैं, ठीक है। देखिए संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन आता है कि अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 129 में। यह अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए अभिलेख न्यायालय है और हाई कोर्ट राज्य के जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है इसके द्वारा
इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है किसी भी मामले में एक्स वाई जेड, तो इसके द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है, जिस दस्तावेज पे भी वो चीजें लिखी गई है फाइनल डिसीजन, वो हमेशा हम इसके लिए एक रिकॉर्ड रूम में, रिकॉर्ड के तौर पर, एक निर्णय के रूप में, एक एविडेंस के रूप में वो सुरक्षित रख दिए जाते हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में कोई जरूरत पड़े, इस तरह का कोई विवाद आए, तो वहां इसे देखकर उस विवाद को सुलझाया जा सके, तो उसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी विषय पर निर्णय को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर का मतलब होता है एक मिसाल के रूप में पेश किया जा सके, ताकि अगर किसी भी न्यायालय को जरूरत पड़े, कोई डिसीजन उनके पास आ जाए, तो उस विवाद को देखकर उसमें क्या डिसीजन दिया गया था, क्या उसमें पर्सन नहीं था, क्या किस तरीके से उसमें बहस करी गई थी, क्या किया गया था, ये सब सुप्रीम कोर्ट को इसलिए अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद छठा पॉइंट हमारा मौलिक अधिकारों का रक्षक। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई मेरे से पूछे कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो मैं उस व्यक्ति को जवाब दूंगा कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे बेहतरीन चीज और संविधान की जान आर्टिकल 32 है। क्यों? वो इसलिए कहा था उन्होंने कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है 6, वर्तमान में 6, पहले 7 थे, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था उनका हनन करती है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी। ठीक, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिटें जारी करता है? 5। क्वेश्चन ये भी आता है, अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय कितने रिटें जारी करता है? 5। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। ये इन रिटों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए कुछ अदर पॉइंट है। नोट 1, सुप्रीम कोर्ट में संविधान से संबंधित किसी भी विषय पर सुनवाई करने के लिए उस बेंच में न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 145(3) के तहत कम से कम 5 होनी चाहिए। मतलब यह है, अगर कोई संविधान से संबंधित मामला है और सुप्रीम कोर्ट में है वो मामला, तो उस बेंच में कम से कम 5 जज होने चाहिए आर्टिकल 145(3) के तहत। ठीक, इससे कम बेंच सुनवाई नहीं कर सकती। ठीक है। नोट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अवकाश मतलब रिटायरमेंट होने के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश रह चुका है, मुख्य हो या अन्य हो, एक्स वाई जेड दोनों, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? इसके बाद लास्ट नोट है हमारा आज का, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर दिल्ली के बाहर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। मतलब यह है कि अगर आपके मुख्य न्यायाधीश को यह लग रहा है
कि कहीं हमें बैठक बुलाकर किसी भी डिसीजन का निपटारा कर देना चाहिए या फिर किसी भी मामले का वहां बैठक बुलाया जाए और विवाद को सुलझाया जाए, तो वो दिल्ली के बाहर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो दिल्ली के बाहर कहीं भी वो बैठक बुला सकता है। और ऐसा अब तक 2 बार हो चुका है। एक बार तो मुख्य न्यायाधीश ने बैठक बुलाई थी हैदराबाद में, और एक बार इसी तरह की बैठक बुलाई है आपकी श्रीनगर में। ठीक है, तो ऐसा वर्तमान तक 2 बार ही हुआ है, बाकी अभी तक और कुछ नहीं हुआ। एक हैदराबाद और एक श्रीनगर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आपको बता दिए गए, जो 6 क्षेत्राधिकार है उन पे पूरा डिबेट कर ली गई, उन्हें आपको विस्तार से बताया गया, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो बताया गया। आप अगर इतना कर लेते हैं, आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आईएएस के एग्जाम दीजिए, पीसीएस का दीजिए, पीसीएस जे का दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू भी इससे बाहर नहीं है क्लास से। और जितने भी अदर एग्जाम है छोटे, चाहे वो ग्रुप सी का हो, पुलिस हो, एसएससी हो, सीटेट हो, अदर कोई भी, उनमें तो इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, आप बस मेहनत के साथ हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू मेहनत करिएगा, फिर देखना कितना मजा आता है एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा। और इससे पहले लगभग 24-25 क्लास हो चुके हैं पॉलिटी की, वो आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप उन क्लासों को वहां से सॉल्व कर लें। एक बार वहां से पढ़ ले, चाहे लिख ले, चाहे हैंड नोट्स बना ले। आपको हम ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं डे बाय डे, और एक सीक्वेंस से, एक टॉपिक वाइज, जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ऐसे ही हम आपको ऑफलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपका टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर कर सके, आपको भी लिखने में समस्या ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। इसके बाद का आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप याद रखना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। आप उसे किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, उसके बाद हम आपकी क्लास ले लेंगे, फिर आपकी कोई भी समस्या जो होगी वो आप हमें सामने रखना, उसका समाधान हम करेंगे। चलिए मिलते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन की 3 क्लास हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आपकी फ्री सेवा कर रहे हैं। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे।